ये ग्राफ है आपका कैरनोट इंजन का। तो ये कैरनोट इंजन जो है वो इसी से बनाया हमने, बट यहाँ पे जो A to B प्रोसेस है वो आपको दिखाई दे रही है, इट इज़ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पे जो प्रोसेस है A to B इट इज़ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है एंड यहाँ पे जो हीट एब्सॉर्ब की गई है दैट इज़ इक्वल टू QH। तो आइसोथर्मल क्यों चाहिए ये मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि आइसोथर्मल इसलिए चाहिए हमें क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम इफ़िशियंसी चाहिए। मैक्सिमम इफ़िशियंसी अगर चाहिए सो देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तभी हम बोल सकते हैं कि इफ़िशियंसी इज़ मैक्सिमम। एट द सेम टाइम अगर कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो उस प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाने में फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो वापस से वही इंटरनल एनर्जी गेन करने में पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा। सो फॉर द प्रोसेस टू बी आइसोथर्मल, फॉर द प्रोसेस टू हैव मैक्सिमम इफ़िशियंसी, हमारे पास ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्सपांशन है, इट शुड बी आइसोथर्मल। ये उन्होंने A to B के लिए बताया, यही पॉइंट उन्होंने C to D के लिए भी बताया, उसी में आपको दिखाई दे रहा है। द वर्किंग सब्सटेंस शुड एट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर वाइल रिजेक्टिंग हीट। एक मिनट, यहाँ पे ये ऐसा दिया नहीं है। दो टेम्परेचर यहाँ पे बेसिकली दिए हैं। एक ये जो है कि ये जो प्रोसेस हो रही है इट इज़ ऑकरिंग एट टेम्परेचर TH, एक्सपांशन ऑफ गैस, यानी आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो यहाँ पे है, A पे है, और उसका टेम्परेचर ऑलरेडी TH है। अब इसी टेम्परेचर पे वो एक्सपांड हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये वॉल्यूम एक्सेस है, ये प्रेशर एक्सेस है, पहले ये आप जान लो। तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी एक्सपांशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है। QH इज़ द हीट एब्सॉर्ब, ये एक्सपांशन हो गया। देयर इज़ अनदर प्रोसेस C to D, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है बट हीट इज़ रिजेक्टेड, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। सेम वे यहीं पे भी हो रहा है C to D। ये C to D प्रोसेस ये ऐसी हो रही है, यहाँ पर भी हीट रिजेक्टेड। कितनी हीट रिजेक्ट हुई है? QC, इतनी हीट यहाँ पे रिजेक्ट हुई है। अब बात करते हैं BC एंड DA, व्हाट आर दिस टू प्रोसेस। यहाँ पे देखने के बाद हमें पता चलता है कि BC यहाँ पे सिंपली एक एक्सपांशन है एंड DA ये कॉम्प्रेशन है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 दिया है, उसमें दिया है सीधा सीधा कि वर्क डन स्टेप्स B to C एंड D to A, फॉर वर्क टू बी डन टू बी रिवर्सिबल द प्रोसेस शुड बी एडियाबैटिक। ये मैंने शायद कल वाली क्लास में बताया था, पहली वाली क्लास में बताया था कि जो एक्सपांशन या कॉम्प्रेशन हो रहा है दैट शुड बी एडियाबैटिक। अगर वहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है तो, यानी आप कोई हीट वहाँ पे दे नहीं रहे हो, तो वो जो प्रोसेस है जी, मैंने ये भी कहा था कि इट ऑकर्स इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, सो दैट प्रोसेस शुड बी एडियाबैटिक, तभी जाके वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ये डिस्कशन हमने पहले भी कर लिया है। सो इसीलिए ये जो B to C ग्राफ है, ये B to C ग्राफ जो है इट शुड बी एडियाबैटिक एक्सपांशन, द एक्सपांशन शुड बी एडियाबैटिक। सिमिलरली ये जो है D to A ग्राफ इट शुड बी एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। आपके बुक में एक गलती है यहाँ पे फिगर 4.27 में, ये D to A जो ग्राफ है इनका D to A, उन्होंने एडियाबैटिक एक्सपांशन लिखा है, इट इज़ नॉट एक्सपांशन, इट इज़ कॉम्प्रेशन। तो इसको आप करेक्ट कर लो आपके टेक्स्ट बुक में। बाकी उन्होंने डायग्राम के नीचे बराबर दिया है हर एक सेगमेंट को, A to B, B to C, C to D एंड D to A, बट डायग्राम में थोड़ा सा उन्होंने गलत कर दिया, इट शुड बी एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, इट इज़ नॉट एक्सपांशन। ये करेक्शन आप अपने टेक्स्ट बुक में कर लो। सो ये इस तरह से ये कैरनोट इंजन काम करेगा, यानी अगर ये इस तरह की प्रोसेस रहेगी तो यहाँ पर भी हमें 100% इफ़िशियंसी मिल रही है, और ये तो एडियाबैटिक है तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज का कोई सवाल ही नहीं है। हीट ना अंदर जा रही है ना हीट बाहर आ रही है। सो यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, हीट एक्सचेंज यहाँ पे हो रही है, भले ही यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रही है पर यहाँ पे आइसोथर्मल हीट एक्सचेंज हो रही है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो यहाँ पे 100% इफ़िशियंसी है। यहाँ पे हीट का ना लेन देन है, BC और DA में कोई लेन देन नहीं है, तो यहाँ पर भी इफ़िशियंसी आपको मैक्सिमम मिलेगी। CD इज़ ऑल्सो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, CD ये इस तरह का साइकिल है C to D, तो इट इज़ ऑल्सो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, तो यहाँ पर भी इफ़िशियंसी आपको 100% ही मिलेगी। तो ओवरऑल ये जो साइकिल है, सबसे पहले तो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। So this represents how any heat engine should work so that we can gain maximum efficiency from that engine, or according to this we are getting 100% efficiency.
पॉसिबल नहीं है, बट अगर ये ऐसा कुछ रहा तो ये हमें एफिशिएंसी मैक्सिमम दे सकता है। सो आजकल के जो इंजन्स है वो जो बनाए जाते हैं, सो दे आर डिज़ाइन सो दैट देयर साइकिल इज़ अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस, तो हमें इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं आगे। बाय यूजिंग 4.29 एक इक्वेशन उन्होंने डायरेक्ट डिराइव करके दिया, उसका डेरिवेशन उन्होंने दिया नहीं है, बट थोड़ा सा हम देखने वाले कि ये कैसे आया है। सो मैं ये बताऊंगा आपको कैसे आया है। बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वेशन 4.7 एंड 4.20 वी कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफिशिएंसी ऑफ कैरनोट इंजन एज ईटा इज इक्वल टू W/QH। अब मैं आपको बता दूं, जब हमने हीट इंजन पढ़ा था तो उसमें हमने देख लिया था कि इफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। और इसके बाद हमने ये भी देखा है कि दिस इज नथिंग बट 1 - QC/QH, दिस इज नथिंग बट 1 - QC/QH। सो इसका एनालिसिस अब उन्होंने प्रूव किया है कि इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 - TC/TH। नाउ TC एंड TH क्या है, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये जो एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पे A to B, सो इट इज़ कैरीड एट कांस्टेंट टेम्परेचर TH, यानी वो जो पेट्रोल एयर मिक्सचर जो है उसका टेम्परेचर यहाँ पे है TH। और जब ये कॉम्प्रेशन हो रहा है, देखो अब यहाँ पे B to C, यहाँ पे हमने हीट यहाँ पे दी है और उस देने की वजह से यहाँ पे ये एक्सपांशन हो रहा है। फर्दर B to C और ज़्यादा एक्सपांशन हो रहा है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम और बढ़ा है, B से C पे वॉल्यूम जो बढ़ा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ा है। सो यहाँ पे फिर से एक्सपांशन हो रहा है, बट ये एक्सपांशन जब हो रहा था उस वक्त कोई भी हीट हमने सप्लाई नहीं की, तो एक्सपांशन किस भरोसे पे होगा? एक्सपांशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, और उसके कारण होगा ये कि ये जो मिक्सचर है अभी, यानी ये जो गैस है उसका टेम्परेचर अभी कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो जो टेम्परेचर कितना कम होगा, तो वो टेम्परेचर है आपका TC। तो ये टेम्परेचर पे आपका गैस एयर मिक्सचर आ जाएगा और वापस से अभी ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंटरनल एनर्जी खत्म हो गई, टेम्परेचर कम आ गया। टेम्परेचर कम आने की वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से वापस से देयर विल बी कॉम्प्रेशन ऑफ अ गैस। जब ये कॉम्प्रेशन हो रहा था, सो नाउ ये कॉम्प्रेशन कौन सा है? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है। तो अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है तो जो हीट जनरेट हो रही है, तो वो हीट जो जनरेट हो रही है दैट हैज़ टू बी गिवन आउट, तभी जाके सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हमने हीट को बाहर ही नहीं दिया तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो फॉर दिस केस C to D जो है, यहाँ पे हीट जो है वो बाहर दी जाएगी। नाउ D to A, अब D to A में देखो ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, बट ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहाँ से यहाँ तक हीट बाहर जा सकती है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रहता है? देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो C to D हीट कैन गो आउट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, बट फ्रॉम D to A इट शुड बी एडियाबैटिक प्रोसेस। सो एज इट शुड बी एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ अभी हीट बाहर नहीं जाएगी। तो अगर गैस कॉम्प्रेस हो रहा है तो वॉट एवर इज़ द वर्क डन ऑन द गैस, उसकी वजह से कुछ जो है हीट जो है वो बनेगी, और उस हीट की वजह से फिर से टेम्परेचर जो है वो कहाँ पे आ जाएगा? TH पे आ जाएगा। तो ये एक इस तरह का साइकिल है, इसे आप एक बार फिर से पढ़ लो। इतना डिटेल में यहाँ पे कुछ भी खास दिया नहीं है, मटेरियल बहुत ही शॉर्ट करके दिया है उन्होंने, बट फिर भी जितना बता सकता हूँ मैं उतना मैंने बता दिया है। बट एनीवे इसमें कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, और ज़्यादा कुछ कंसेप्ट चाहिए तो लेट मी नो ऑन द ग्रुप, तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा क्लियर करके बता सकता हूँ। देखते हैं अभी आपके डाउट्स के ऊपर है। नेक्स्ट, हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ की। सो ये जो है ये ऐसा डायरेक्टली उन्होंने दिया है, और उन्होंने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 4.7 4.20 वी कैन डिराइव दिस इक्वेशन। अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको डिराइव करके आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये आया है। तो हमें ये जानना है कि ये यहाँ से QC/QH ये TC/TH कैसे हो गया, ये हमें देखना है। ये कैरनोट इंजन का एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया कि A to B, B to C, C to D एंड D to A। ये कैरनोट इंजन का साइकिल जो है, जहाँ पे QH इज़ द हीट एब्सॉर्ब्ड,
QC इज़ द हीट रिजेक्टेड। सो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये इक्वेशन आपको याद होगा, दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो अब इन दिस केस QH इज इक्वल टू वर्क डन W, ये यहाँ से A to B, सो QH इज इक्वल टू वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन एंड C to D, QC जो हीट अभी यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है तो उसके वजह से जो वर्क किया जा रहा है ऑन द सिस्टम, सी इन दिस केस वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, इन दिस केस गैस कॉम्प्रेस हो रहा है, सो वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। सो दोनों में जो वर्क है वो अभी हमने देखना है। QH इज इक्वल टू W, Q आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। सो दैट्स वाई QH इज इक्वल टू W एंड W कैन बी गिवन बाय nRT ln VF by VI, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं इसकी QC। सो QC इज ऑल्सो वर्क डन वाइल कॉम्प्रेशन, ये मान लो एक्सपांशन का वर्क है और ये कॉम्प्रेशन का वर्क है। सो QC इज इक्वल टू वर्क डन वाइल डूइंग कॉम्प्रेशन, इट इज़ द वर्क डन ऑन द सिस्टम। याद रखना जब गैस कॉम्प्रेस होता है सो वी से वर्क इज़ डन ऑन द गैस या फिर ऑन द सिस्टम, जब गैस एक्सपांड होता है सो वी से वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। अब ये जो वर्क है, अब ये वर्क जो है इट इज़ डन ऑन द गैस ऑन द सिस्टम, तो ये जो वर्क रहेगा ये ऑब्वियसली निगेटिव वर्क रहेगा। अच्छा, ये टेम्परेचर यहाँ पे TH में बोल देता हूँ क्योंकि ये TH आपको याद होगा, मैंने अभी ग्राफ में TH यहाँ पे दिखाया था। सो nRTH log ऑफ VF बाय VI WC। सो ये WC कितना रहेगा, nRTC, यहाँ पे टेम्परेचर जो रहेगा TC रहेगा log ऑफ फाइनल वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज़ फाइनल वॉल्यूम? सो इट इज़ यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि VI बाय VF, ये ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और अगर मैं इन दोनों का रेशो लेता हूँ, सबसे पहले तो ये जो ग्राफ है ये निगेटिव रहेगा, ये जो ग्राफ है ये निगेटिव रहेगा। सो इन दिस केस, सॉरी ग्राफ निगेटिव नहीं रहेगा, वर्क निगेटिव रहेगा। वाई वर्क इज़ निगेटिव? क्योंकि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। सो ये दो इक्वेशंस का हम थोड़ा सा यूज़ करके रेशो लेके वी कैन से दैट QH बाय QC is equal to TH by TC. Like this, here we can prove QH by QC is equal to TH by TC. So एक रफली एक प्रूफ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हालांकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स है क्योंकि ये इनको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा और उसके बाद हम ये फाइनल कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं। बट एक रफली मैंने एक आइडिया दे दी कि हाउ QH by QC इज इक्वल टू TH by TC, और ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि ये कहाँ से आया, ये हमने देखा था हीट इंजन में। अब इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि इट इज इक्वल टू 1 माइनस TC बाय TH। प्रूव नहीं किया है, बस रफली एक आइडिया हमने ले ली कि किस तरह से ये आया होगा, तो ये बताने के लिए मैंने ये सब आपको दिखाया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ दिस इज़ अबाउट इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इसके ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, आइदर दिस और दिस। इस पे ज़्यादातर आता है क्योंकि बोला जाता है कि द सोर्स इज़ एट हायर टेम्परेचर। सोर्स आपको पता होगा जहाँ से हीट बाहर निकलती है, सिंक जहाँ पे हीट जाती है, द ऑब्जेक्ट विच एब्सॉर्ब्स हीट उसे हम कहते हैं सिंक, और जहाँ से हीट आती है उसे हम कहते हैं सोर्स। सो सोर्स टेम्परेचर इज़ TC, सॉरी सिंक टेम्परेचर इज़ TC एंड सोर्स टेम्परेचर इज़ TH। तो ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे 4.29 इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा, बस इतना ही है यहाँ पे। दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पे उन्होंने शुरू किया है वो है कैरनॉट रेफ्रिजरेटर। तो अभी हम देख रहे थे कैरनॉट हीट इंजन, अभी हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ कैरनॉट रेफ्रिजरेटर। फिर से एक बार बता रहा हूँ, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली उन्होंने यहाँ से या डिराइव करके दिया है, तो आपको बस ये एक्सप्रेशन याद रखना है। हाँ, ये डिराइव करके उन्होंने दिया है जब हमने हीट इंजन पढ़ा था, तो हीट इंजन में ये डिराइव करके हुआ है, ये आपको बस याद रखना है। और अब यही कंसेप्ट ये जो है ये हमें वापस से अभी रेफ्रिजरेटर में यूज़ करनी है क्योंकि रेफ्रिजरेटर में फिर से ये आ रहा है। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ कैरनॉट रेफ्रिजरेटर।
तो ये टॉपिक अभी हमें शुरू करना है, बट उससे पहले फिर से एक बार कुछ यहाँ पे पेज नंबर 105 पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं ऑलवेज रिमेंबर वाले, उससे हम फिर से देख लेते हैं उनको क्या कहना है। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है कैरोनॉट इंजन की वो है कुछ इस प्रकार से 1 माइनस टी सी बाय टी एच, 1 माइनस टी सी बाय टी एच। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहला तो ये कि कैरोनॉट इंजन इज़ अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। एवरी प्रोसेस मस्ट बी आइदर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। हमने देखा देयर आर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। देयर आर 2 एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, ये भी प्रोसेस हमने देखी। तो इसमें ये 4 तरह की प्रोसेस है। द सिस्टम मस्ट मेंटेन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द साइकिल सो दैट इट इज़ रिवर्सिबल। ये भी हमने देखा कि अगर सिस्टम को रिवर्सिबल कर रखना है सो इट शुड बी ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। ठीक है, इसके बाद द एफिशिएंसी ऑफ कैरोनॉट इंजन कैन नॉट बी 100% अनलेस टी सी इक्वल टू 0। यस, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1, ये 1 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये 100% कब होगी, व्हेन ईटा इज इक्वल टू 1। सो फॉर ईटा टू बी इक्वल टू 1 टी सी शुड बी 0, और ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा ही 0 रहेगा, यानी सिंक का टेम्परेचर हमेशा ही 0 रहेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। So we know that this is not possible practically, and that means even an ideal heat engine Carnot engine cannot have 100% efficiency. So बस ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, इसे एक बार आप देख लो। कैरोनॉट रेफ्रिजरेटर अभी हम देख लेते हैं। तो कैरोनॉट रेफ्रिजरेटर में देयर इज़ अ पैरामीटर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो रेफ्रिजरेटर को एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या था रेफ्रिजरेटर। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उसका था इट इज़ इक्वल टू QC डिवाइडेड बाय W। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर के इज इक्वल टू QC बाय W। QC यानी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, यानी जो फ्रिज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है या फ्रिज के अंदर जो भी एक वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से आपने कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की, दैट इज़ नथिंग बट QC। W वर्क डन ऑन दैट गैस, कंप्रेसर जो है वो वर्क W कर रहा है। तो ये पहले भी मैंने कहा था कि फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस टू बी हायर इट शुड एब्सॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम द इनसाइड वॉल्यूम ऑफ द रेफ्रिजरेटर, एंड we need to do minimum work. If we need to do minimum work for maximum heat absorption, then we can say that the fridge is really good. और यही उनको कहना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज QC बाय W। अब कुछ एक ग्राफ हमने बनाया था, तो QH ये भी एक हीट थी, तो आपको याद होगा कि QH इज इक्वल टू QC प्लस W, एंड दैट्स वाई W is equal to QH माइनस QC। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स वाई अब ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है दैट इज इक्वल टू QC अपॉन W की जगह पे मैं लिखता हूँ QH माइनस QC। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं दोनों तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं QH से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K इज इक्वल टू QC बाय QH डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये मॉड की साइन अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, 1 माइनस यानी QH लिख देता हूँ आपके लिए, QH बाय QH माइनस QC बाय QH। क्या हो गया, यहाँ पे हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को QH से डिवाइड कर दिया। अब देखो आगे, सो दिस इज इक्वल टू QC बाय QH डिवाइडेड बाय 1 माइनस QC बाय QH। इक्वेशन 4.30 में देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये QC माइनस QH उन्होंने लिखा है। हालांकि ये इक्वेशन जो है ये हमने रेफ्रिजरेटर की थियरी जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये इक्वेशन ऐसे ही देखा था।
सो फ्रॉम दिस इक्वेशन W इज़ क्यू एच माइनस क्यू से ऐसा आना चाहिए, बट उन्होंने ये जो एक स्टेप लिखी है इक्वेशन 4.30 आप देख सकते हो, तो वहाँ पे उन्होंने क्यू सी माइनस क्यू एच लिख दिया है, तो उसको आप करेक्ट कर लो, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं किया तो ये भी नहीं आएगा इस तरह से, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक करेक्शन आप कर लो। दूसरा ये डिटेल्स है, इसके बाद का जो सिंप्लीफिकेशन उन्होंने किया है, बस मैंने मॉड साइन यूज़ नहीं किए, आप यूज़ कर लो। सो नाउ इट इज़ क्यू सी बाय क्यू एच 1 माइनस क्यू सी बाय क्यू एच, ये इस तरह का एक इक्वेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसमें देखा था हीट इंजन में, क्या देखा था हमने, उसमें ये देखा था कि क्यू सी बाय क्यू एच इज इक्वल टू टी सी बाय टी एच। तो अब ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, देखते हैं अभी हमें क्या मिलता है। K इज इक्वल टू टी सी बाय टी एच, कहाँ से, क्यू सी बाय क्यू एच की जगह पे मैंने टी सी बाय टी एच यूज़ किया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी सी बाय टी एच। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, टी सी बाय टी एच डिवाइडेड बाय टी एच माइनस टी सी डिवाइडेड बाय टी एच। तो ये टी एच और ये टी एच यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा टी सी बाय टी एच माइनस टी सी। सो ये एक है इक्वेशन 4.31 आपको दिखाई दे रहा है। सो ये हमने यहाँ से इस प्रकार से डिराइव कर लिया है। यहाँ पे बहुत ही कम स्टेप में उन्होंने दिखा है, आपको चाहिए तो आप ये पूरा लिख सकते हो, ये नोट डाउन आप कर सकते हो पूरी स्टेप्स कैसे कैसे ली है। ये यहाँ पे मैंने बताया आपको करेक्शन क्या है, ये भी आप नोट कर सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में। सो ये था इस कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर का डेरिवेशन। फिर से इसके ऊपर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं अब तक और अभी आगे भी आते रहेंगे। हाँ, अब एक कंक्लूडिंग पार्ट दिया है उन्होंने रेफ्रिजरेटर में, वो ऐसा है, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैरनॉट रेफ्रिजरेटर आल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। ये सेम एप्लीकेबल है आपके हीट इंजन के लिए, क्योंकि हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस टी सी बाय टी एच। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। दोनों में हम देख सकते हैं कि एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। तो बाकी किसी चीज़ों पे इनकी एफिशिएंसी या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड नहीं करता। यानी आप कौन सा गैस यूज़ करते हो वहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए, या वॉट एवर इज़ द, उसको एक नाम दिया है उन्होंने, ऑपरेटिंग पैरामीटर। तो ये जो ऑपरेटिंग पैरामीटर है इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सिर्फ टी सी एंड टी एच, यानी टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स, इन्हीं के ऊपर ये डिपेंड करता है और यहीं पे उन्होंने ये बता दिया है। अब कुछ पार्ट्स देखो यहाँ पे कैसे दिए, व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज़ वेरी स्मॉल द कोएफिशिएंट इज़ वेरी लार्ज। ये कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। इफ़ दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज़ वेरी स्मॉल देन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज़ वेरी लार्ज। ये एक मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में एक एमसीक्यू भी है इसके लिए, तो इस तरह के एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस टू बी वेरी लार्ज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स टेम्परेचर एंड सिंक टेम्परेचर शुड बी लार्ज, हाई, आई मीन लार्ज, लो वगैरह वगैरह, ऐसे कोई ऑप्शन आपको आ सकता है। In this case, the large quantity of heat can be removed from the lower temperature to the higher temperature by doing very small amount of work। ठीक है, तो यस ये ऑब्वियस है, क्योंकि अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा है यानी आप बहुत ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो बाय डूइंग मिनिमम वर्क, यही इसका मतलब है। तभी तो जाके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मैक्सिमम रहेगा। और ये यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है यानी ये भी ज़्यादा। ये ज़्यादा का मतलब क्या है, यू आर एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम हीट QC बाय डूइंग मिनिमम वर्क, ये इसका मतलब है।
और ये अच्छी तरह से याद रखो क्योंकि ये कंक्लूडिंग पार्ट जो दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज इसके ऊपर आ सकते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज़ वेरी स्मॉल, ये सब मार्क करके रखो। अब ये जो दिया ना इटालिक में कुछ लिखा है और बाद में उसके बाद जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं पेज नंबर 105 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क करके रख लो। दूसरा, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी वेरी स्मॉल व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज लार्ज। अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत कम रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम रहा यानी वो बहुत कम हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। दिस मीन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट विल बी रिमूव्ड इवन व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज़ डन। जो अभी मैंने कहा वही उन्होंने यहाँ पे लिखा है। सो ये इस तरह का ये कैरनॉट रेफ्रिजरेटर के बारे में इन्होंने आइडिया दी है। सॉल्ट एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं, तो ये सॉल्ट एग्जाम्पल्स आपको पक्का पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कैरनॉट साइकिल। ये भी देख लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। द कैरनॉट इंजन इज द मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन, बराबर है। ऑल कैरनॉट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर्स हैव सेम इफिशिएंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे मान लो आपके पास दो इंजन है, ठीक है। दोनों इंजन का जो सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर अगर सेम है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों इंजन की एफिशिएंसी सेम है। अब दोनों इंजन में मान लो एक इंजन में मैं पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे इंजन में मैं डीजल यूज़ कर रहा हूँ, यानी जिसको हम कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस दोनों में अलग अलग है, एक में पेट्रोल है एक में डीजल है, या फिर आप गैसोलीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों इंजन में अगर वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग है, परंतु अगर दोनों का सोर्स टेम्परेचर एंड सिंक टेम्परेचर सेम है तो ऑब्वियसली दोनों की इफ़िशियंसी सेम रहेगी। और यही उन्होंने यहाँ पे दिया है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड कैरनॉट साइकिल का जो टाइटल है उसमें उन्होंने यही बात कही है कि द कैरनॉट इंजन इज मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन, ऑल्सो ऑल कैरनॉट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर्स हैव सेम इफिशियंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या दिया है यहाँ पे, इफिशियंसी ऑफ कैरनॉट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। यानी क्या, अभी मैंने कहा कि अगर दो अलग अलग आपके वर्किंग सब्सटेंस हैं तो वर्किंग सब्सटेंस दो अलग अलग होने की वजह से इफिशियंसी अलग अलग होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर दोनों इंजन का टेम्परेचर सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर सेम है तो फिर उनकी इफिशियंसी भी सेम है, यानी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ये दोनों कंक्लूजन भी आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज इसके ऊपर भी आपको पूछे जा सकते हैं। सो ये एक पार्ट था, ठीक है। वी कैन ऑल्सो शो दैट, अब और एक स्टेटमेंट यहाँ पे उन्होंने बताई है, कैरनॉट रेफ्रिजरेटर हैज़ अ ग्रेटर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अमंग ऑल रेफ्रिजरेटर्स वर्किंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर्स, ठीक है। मान लो एक आध रेफ्रिजरेटर जो है वो कैरनॉट रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो अगर वो कैरनॉट रेफ्रिजरेटर नहीं है तो ऑब्वियसली यानी उस रेफ्रिजरेटर में जो प्रोसेस हो रही है वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। और अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है इसका मतलब वहाँ पे जो इफ़िशियंसी है वो नेचुरली 100% नहीं हो सकती। एंड हेंस उनका कहना ये है कि भले ही दो सिमिलर टेम्परेचर रहे, दो रेफ्रिजरेटर है, एक कैरनॉट रेफ्रिजरेटर है और एक अपना नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है, तो अगर नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है सो जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है उसमें जो इफ़िशियंसी आपको मिलेगी वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कैरनॉट रेफ्रिजरेटर। क्योंकि कैरनॉट साइकिल जो हमने अभी देखा तो कैरनॉट साइकिल में हम पूरा जो एक्सपांशन कॉम्प्रेशन जो एज्यूम करते हैं वो एक आइडियल सिचुएशन को मान के एज्यूम कर रहे हैं। सो यहाँ पे दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक्सपांशन एंड कॉम्प्रेशन, दो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एक्सपांशन एंड कॉम्प्रेशन। और ये आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक हमने इसलिए ली है ताकि वहाँ पे हम मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑब्टेन कर सकें। तो ये बाकी रेफ्रिजरेटर में कैरनॉट साइकिल अगर नहीं हो रहा है, कुछ अलग साइकिल हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो इफ़िशियंसी रहेगी वो एज़ कम्पेयर टू कैरनॉट रेफ्रिजरेटर मिनिमम रहेगी। भले ही दोनों का टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस भले ही सेम है, पर वहाँ पे जो वर्किंग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिलेगा वो सेम नहीं मिलेगा। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो हीट इंजन है या आपका जो रेफ्रिजरेटर है इट शुड फॉलो
Carnot cycle as far as possible. Practically ये possible नहीं है, but we can approximately make our engine or our refrigerator work similar to Carnot engine so that we can get maximum efficiency. So this is all about Carnot engine, Carnot refrigerator, Carnot cycle. ये आज का डिस्कशन ये Carnot के ऊपर ही था. इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये जो फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे और थेरोटिकल एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक्सप्लेन कैरनॉट साइकिल, कैरनॉट साइकिल आपको एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जा सकता है. बाकी कुछ खास अभी इसमें है नहीं. सो एक और साइकिल अभी यहाँ पे बचा है, वो दिख रहा है स्टर्लिंग साइकिल. ये स्टर्लिंग साइकिल जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो आज के लिए बस इतना ही.